Hello everyone, welcome to my channel CTET and KVS क्लासेस। माई सेल्फ मौसमी और आज से हम KVS हिस्ट्री की क्लास जो है वो शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो आधार होगा वो क्या होगा, वो आपकी NCERT की बुक होगी। आप सभी को पता है, चाहे हमारे KVS का एग्ज़ाम हो या फिर अदर टीचिंग एग्ज़ाम हो, सभी के लिए आपकी NCERT की जो बुक है, NCERT की जो बुक है 6 to 8, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी आप लोग की जो क्वेश्चन होती है वो आपके NCERT की बुक से ही आते हैं। ठीक है, तो आप लोग के लिए NCERT का जो बुक है वो पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग को कहा भी जाता है कि अगर अच्छे एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से क्वालिफाई होना चाहते हो तो NCERT की बुक को आधार बना लो और उसे एक एक लाइन को उसकी पढ़ डालो। लेकिन क्या अभी संभव है आप लोग के लिए एक एक लाइन्स को पढ़ना और याद रख पाना? नहीं है, क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं है, उतनी टाइम नहीं है। आपके एग्ज़ाम मार्च में हो जानी है, तो उतना समय आप लोग के पास अब है नहीं कि आप लोग जो है KVS की NCERT की बुक्स जो है वो एक एक लाइन्स को पढ़ो और याद रखो। तो ऐसे में क्या करें, ऐसे में हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जो हमारे KVS के एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होगी। ठीक है, हमारा जो फोकस रहेगा, हमारा जो एक आधार रहेगा वो हमारा KVS का एग्ज़ाम रहेगा। ठीक है, KVS के एग्ज़ाम को हम लोग फोकस में रख करके, ध्यान में रख के अपनी तैयारी करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, NCERT के बुक्स में हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जो हमारे लिए ज़रूरी रहेगी या फिर हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाती है, या फिर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसमें जहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, आप सभी को पता है हमारा प्रीवियस ईयर भी जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं या हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से क्वालिफाई करने के लिए। हमें एक पैटर्न पता चल जाता है कि हाँ, एग्ज़ाम पूछे कैसे जाते हैं और आते कहाँ से हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग क्लास 6 से लेके 8 तक के जितनी भी NCERT की बुक है, चाहे वो हमारी हिस्ट्री की हो, ज्योग्राफी की हो, पोल साइंस की हो या फिर आपकी साइंस की हो, सभी को हम लोग पढ़ेंगे और उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए, KVS के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगी। उससे बाहर हमें कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारा समय अभी बहुत कीमती है, समय को बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर, क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, इसमें हम लोग को पढ़ना है प्रारंभिक मानव के बारे में। मानव जो थे, प्रारंभिक मानव, वो लोग सबसे पहले कहाँ मतलब बसना शुरू किए। ठीक है, उन्होंने खेती जो थी वो कब शुरू की, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बारे में, हमारी पांडुलिपियों के बारे में, पांडुलिपि क्या है, और अभिलेख के बारे में। ठीक है, इन सभी इम्पोर्टेंट चीज़ जो भी हमारे क्लास 6 के चैप्टर फर्स्ट में है, उन सभी चीज़ों को एक एक करके समझेंगे। क्लियर है? तो उतना ज़्यादा घबराना नहीं है, ध्यान से बस सुनना है। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे उसको मैं लिखवाते जाऊंगी, आप लोग को बस उसे याद रखना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रारंभिक मानव के अवशेष नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए। ठीक है, अब आप लोग को इसी पॉइंट से समझ आ जाना चाहिए कि अवशेष जो थे, प्रारंभिक मानव के अवशेष, वो कहाँ से प्राप्त हुए, नर्मदा घाटी से। यानी नर्मदा घाटी में प्रारंभिक मानव बसे थे। सबसे पहले जो मानव थे वो कहाँ पे बसे थे, नर्मदा घाटी पे। ये कैसे पता चला, ये पता चला उनके अवशेषों से। उनके शरीर के जो अवशेष होते हैं बचे हुए, वो कहाँ, वो हमें कहाँ मिलती है, वो जमीन के नीचे मिलती है, खुदाई के समय वो मिलती है। और उसी चीज़ों से, उनके अंगों से या फिर अन्य वस्तुओं के आधार पे ही ये हम अनुमान लगाते हैं कि प्रारंभिक मानव जो थे वो नर्मदा घाटी में बसे थे। ठीक है, तो प्रारंभिक मानव के अवशेष कहाँ देखने को मिली है, वो नर्मदा घाटी के किनारे आप लोग को मिली है। क्लियर है? यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अब कुशल संग्राहक क्या है, कुशल संग्राहक क्या है, इसका अर्थ होता है आरंभिक लोग जो
आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। ठीक है, जो आसपास के लोग थे, जंगल थे, उनसे परिचित से उसे भली भांति जानते थे कि वहाँ की जंगल कैसी है। ठीक है, वहाँ किन चीज़ों का खतरा है, कौन सी चीज़ वहाँ मिल सकती है, वो पूरे जंगल के बारे में जो एक कहा जाता है जानकारी, वो उनके पास था। क्लियर है। ये अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों, जंगल के अनुत्पादकों का संग्रह करते थे। ये क्या करते थे, अपने भोजन के लिए जड़ों का, फल फूलों, ठीक है, इन सभी चीज़ों का क्या करते थे, उत्पादकों का संग्रह करते थे। ये सभी चीज़ों को जंगल से इकट्ठा करते थे। ठीक है, वो सभी चीज़ों का जंगल के बारे में पूरी जो जानकारी होता है उसे पता रखते थे, कहाँ कब कैसे मिलता है, क्या चीज़ मिलता है, क्या उनके लिए फ़ायदेमंद है और क्या उन्हें नुकसान दे सकती है, वहाँ जानवरों का खतरा कैसे है या फिर कितनी खतरनाक हो सकती है, वो सभी चीज़ों की जो जानकारी था वो प्रारंभिक मानव के लोग रखते थे। ठीक है, और जितने भी फल हो, फूल हो, जड़ हो, जो वो ग्रहण कर सकते थे, खा के अपना जीवन चलाते थे, उन सभी को क्या करते थे, वो संग्रह करते थे, यानी एक जगह पे इकट्ठा करते थे। ठीक, चलिए, संग्रह करते थे तथा आखेट शिकार भी करते थे। ठीक है, वो जंगल से फूल, फल, जड़ जो थी, जो वो खा सकते थे, ग्रहण कर सकते थे, उन लोग का संग्रह तो करते ही थे, साथ में आखेट यानी कि जंगल में वो शिकार भी करते थे। आखेट का मतलब क्या होता है, शिकार। ठीक है, साथ ही वो लोग जंगल में शिकार करते थे। और आखेटक का मतलब क्या होता है, आखेटक का मतलब होता है शिकारी, शिकारी। ठीक है, क्लियर है। कृषि का जो आरंभ हुआ था वो लगभग 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, अब यहाँ से समझिए, हमारे जो मानव थे, प्रारंभिक मानव, वो कहाँ सबसे पहले बसे थे, वो सबसे पहले नर्मदा घाटी के किनारे बसे थे। अब नर्मदा घाटी के किनारे ही क्यों बसे, ताकि उन्हें पानी की सुविधा, पानी के साथ साथ उन्हें जंगल भी मिला, जंगल में उन्हें फल फूल भी मिल सकते हैं, पेड़ पौधे मिल सकते हैं, और साथ ही जानवर भी मिल सकते हैं जिनका वो शिकार कर सके। ठीक है, इन सभी चीज़ों की सुविधा होती थी। तो वो कहाँ बसे थे, प्रारंभिक मानव सबसे पहले नर्मदा घाटी के किनारे बसे थे। और उनके अवशेष कहाँ से मिले, नर्मदा घाटी के किनारे से। आप लोग को क्वेश्चन पूछ सकता है प्रारंभिक मानव के जो अवशेष है वो कहाँ से मिले, तो आप लोग को नर्मदा घाटी के किनारे से। ठीक है, यहाँ रहने वाले लोग जो थे, कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों और विशाल संपदा से परिचित थे, यानी कुछ लोग ऐसे भी थे जो जंगल जो वहाँ के थे उन सभी जंगलों से पूरी तरह परिचित थे, उन्हें वहाँ से क्या क्या खाने को मिल सकती है, उन्हें किन किन जानवरों का खतरा है, मतलब पूरी जानकारी उनके पास होती थी। ठीक है, और उन्हीं जंगलों से वो फल फूल हुआ, जड़ हुआ, जिन्हें वो खा सकते थे, उन चीज़ों का संग्रह करते थे, यानी इकट्ठा करके रखते थे। और साथ ही वो लोग शिकार भी करते थे, जानवरों का शिकार भी करते थे। शिकार को आखेटक कहा जाता था, आखेट कहा जाता था, यानी शिकार करना, और आखेटक जो होते थे उन्हें शिकारी कहा जाता था। क्लियर है। और कृषि जो थी, कृषि का आरंभ कब हुआ था, लगभग 8000 वर्ष पूर्व। क्लियर है, हमारी कृषि का आरंभ लगभग 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। अब सुलेमान और किरथर पहाड़ी, ये क्या है, इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान जहां 8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुष ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलें को उपजाना आरंभ किया। यानी ऐसी जगह जहां सबसे पहले स्त्री और पुरुष ने गेहूं और जौ को उगाना जो है प्रारंभ किया, यानी उसकी कृषि करना शुरू की, गेहूं और जौ। ठीक है, इसकी खेती सबसे पहले कहाँ हुई थी, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में ये शुरू हुई थी। क्लियर है। चलिए
अब क्या है, उत्तर पश्चिम की किरथर पहाड़ियों में सर्वप्रथम गेहूं और जौ की फसल को उगाया गया था। अब क्वेश्चन आएगा कहाँ पे आप लोग के सबसे पहले जो है गेहूं और जौ की फसल को उपजाया गया था, तो वो उत्तर पश्चिम की किरथर पहाड़ियों में। ये जो किरथर पहाड़ी है इसे याद रखना है, यहाँ पे आप लोग के सबसे पहले गेहूं और जौ की फसल जो थी उसे उपजाया गया था। क्लियर है। अब हम जान लेते हैं कि गोरो तथा विंध्य पहाड़ी क्या है। ये एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ कृषि का विकास हुआ था। ठीक है, गोरो और विंध्य पहाड़ी जो था वहाँ सबसे पहले कृषि का विकास हुआ था। सर्वप्रथम चावल की जो खेती थी वो वहीं पे की गई थी। ठीक है, तो उत्तर पूर्व में गारो में सर्वप्रथम चावल का उपज किया गया था, यानी चावल को उपजाया गया था। तो आप लोग से पूछा जाएगा सर्वप्रथम चावल की जो खेती है वो कहाँ पे की गई थी, तो गारो में सर्वप्रथम चावल की खेती हुई थी। और गेहूं और जौ की फसल कहाँ हुई थी, वो किरथर पहाड़ियों में हुई थी। क्लियर है। चलिए, लगभग 47,000 वर्ष पूर्व 1 मिनट। चलिए, लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगर बसे थे। ठीक है, हमारा जो आरंभिक नगर था वो सर्वप्रथम 4700 वर्ष पूर्व यानी पहले सिंधु और इसकी सहायक नदी, यानी सिंधु और इसकी जो सहायक नदियाँ थी उन्हीं के किनारे हमारे आरंभिक नगर बसे थे। ठीक है, अब सहायक नदी क्या है, अब जो है सहायक नदी वो है क्या। सहायक नदी जब कोई नदियाँ एक बड़ी नदी में मिल जाती है। ठीक है, जब कोई नदी जो है वो एक बड़ी नदी में मिल जाती है तो वे नदियाँ बड़ी नदी की सहायक नदी होती है। जैसे यहाँ से मान लीजिए आप लोग की एक नदी आ रही है, ठीक है, और यहाँ से एक आपकी जो नदी है वो बह रही है, तो क्या होता है, ये जो नदी है इधर से बहती हुई आ रही है वो आपकी इस बड़ी नदी में आके मिल जाती है। ठीक है, मिल जाती है तो वे नदी, ये जो बड़ी नदी है इसकी सहायक नदी बन जाती है। क्लियर है। सहायक नदी क्या है, जब एक छोटी नदी, जैसे मान लीजिए ये एक छोटी नदी इधर से बहती हुई आ रही है और वो क्या की इस बड़ी नदी में आके मिल गई। ठीक है, अब ये भी इसमें मिल गई तो इस बड़ी नदी की सहायक नदी ये कहलाएगी। ये छोटी नदी इस बड़ी नदी की सहायक नदी कहलाएगी। क्लियर है। चलिए, अब सिंधु नदी की जो सहायक नदी है वो कौन कौन सी है उसे भी देख लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्या है, सिंधु नदी की हमारी जो सहायक नदी है वो कौन कौन सी है, वो आपकी झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और व्यास। ठीक है, ये सभी जो है ये आपकी सिंधु नदी की सहायक नदी है। इसे याद रखना है, हमारा जो झेलम है, चेनाब है, रावी है, सतलज और व्यास। ठीक है, ये सब सिंधु नदी की सहायक नदी है। क्लियर है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे, यानी 2500 वर्ष पूर्व यानी पहले गंगा और इसकी जो सहायक नदियां होती थी उसके किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास हुआ था। नगरों का जो विकास हुआ था वो कितने साल पहले, यानी 2500 वर्ष पूर्व गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे हुई थी। ठीक है, एक चीज ध्यान दे रहे हैं कि आप लोग के जो भी है आरंभ हुआ था वो नदियों के किनारे ही हुई थी। क्यों हुई थी, ताकि पानी की सुविधा, जंगल में खाने की सुविधा, शिकार करने की सुविधा, ये सभी चीज़ों की सुविधा होती थी। इसलिए जो मानव बसते थे वो नदियों के किनारे ही बसते थे। क्लियर है। गंगा नदी की सहायक नदी, अब गंगा की सहायक नदी क्या है, गंगा की जो सहायक नदी है वो है यमुना और सोन नदी। सॉरी, याद रहेगा, गंगा की सहायक नदी यमुना, याद कैसे, गंगा यमुना मूवी है ना, गंगा यमुना सरस्वती, तो सरस्वती को हटा देना है। ठीक है, गंगा यमुना भाई
जो अमिताभ बच्चन की जो मूवी थी गंगा यमुना और सरस्वती, तो सरस्वती तो तीसरी थी ना, तो उसे हटा देना है। ठीक है, गंगा की सहायक नदी क्या हुई, यमुना हुई, और सोन नदी, भाई यमुना ही उससे सोने की तरह कीमती उसके लिए थी। ठीक है, जो उसकी यमुना थी, यानी जो हमारी जो हीरोइन, उनका नाम क्या है, जो भी नाम है, उसकी जो वाइफ थी, अब हर किसी की वाइफ ही उसके लिए क्या होती है, सोना होता है, गोल्ड होता है। ठीक है, तो गंगा की सहायक नदी क्या हो गई, यमुना हो गई और सोन नदी हो गई। क्लियर है। गंगा के दक्षिण में सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्र, अब गंगा के क्या था, दक्षिणी भाग जो था उसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाने जाते हैं। अब आप लोग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गंगा नदी के जो दक्षिणी भाग जो है या उसकी सहायक नदियों के आसपास का जो क्षेत्र था वो प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है, तो वो मगध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हमारी गंगा नदी के दक्षिण में सहायक नदी के जो आसपास का जो क्षेत्र होता था, यानी गंगा की जो हमारी दक्षिण की सहायक नदी होती थी यानी यमुना सोन, इसके आसपास का जो क्षेत्र था वो हमारा मगध के नाम से जाना जाता था। क्लियर है। जहाँ के शासक जो होते थे यानी मगध के जो शासक होते थे वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे और उन्हें एक विशाल राज्य स्थापित किया था। क्लियर है। सिंधु नदी की सहायक नदी क्या हो गई, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और व्यास। इसके नाम भी देखते जाइए, कितना अटपटा नहीं बोल सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसको, अजूबा नाम है। ठीक है, झेलम हो गया, चेनाब हो गया, रावी हो गया, सतलज। झेलम चेनाब नाम तो याद रखना है, ये सिंधु का ही हो सकता है। ठीक है, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और व्यास। और 2500 वर्ष पूर्व गंगा और इसकी सहायक नदी के किनारे क्या हुआ था, इलाकों में नगरों का विकास हुआ था। ठीक है, अब गंगा की सहायक नदी क्या हो गई, तो ये तो आराम से याद हो जाएगा, यमुना और सोन नदी। ठीक है, और जो दक्षिणी गंगा के दक्षिण में सहायक नदी के जो आसपास का जो क्षेत्र था वो प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, चलिए अब देखते हैं इंडिया शब्द। ठीक है, इंडिया शब्द जो है ये इसकी उत्पत्ति जो है वो कहाँ से हुई थी। क्लियर है, इसे हम देख लेते हैं। ठीक है, इंडिया शब्द इंडस से निकला है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अब इंडिया शब्द कहाँ से निकला है, वो इंडस शब्द से निकला है, यानी इंडस से निकला है जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है, सिंधु कहा जाता है। हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। भारत नाम का जो प्रयोग होता था वो उत्तर पश्चिम में जो रहने वाले लोग होते थे उनके लिए, उनके एक समूह के लिए किया जाता था, जो बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। ठीक है, बाद में क्या होने लगा, इसका प्रयोग जो था वो हमारे देश के लिए ही होने लगा। इस प्रकार जो है हमारे देश का नाम जो है वो भारत पड़ा। ठीक है, भारत कैसे पड़ा, भारत नाम का प्रयोग जो है उत्तर पश्चिम के रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए होता था और बाद में उसका उपयोग देश के लिए भी किया जाने लगा। इस तरह हमारे देश का नाम जो है वो क्या पड़ा, भारत पड़ा। क्लियर है। चलिए अब भारत समूह का उल्लेख किसमें देखने को मिलता है, ये हमारे ऋग्वेद में मिलता है। अरे भाई ऋग्वेद में मिला है तभी तो कुछ हमारे देश का नाम भारत पड़ गया। ठीक है, हर चीज़ कहीं ना कहीं हमारी वेद से जुड़ी होती है, वेद में हमें उस चीज़ का उल्लेख मिला होता है। ठीक है, तो भारत का जो उल्लेख था वो हमारे ऋग्वेद में देखने को मिलता है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब हम जानते हैं पांडुलिपि क्या है। पांडुलिपि क्या है, चलिए पांडुलिपि क्या होती है। पांडुलिपि यानी अतीत की पुस्तकें जिसे हाथ से लिखी जाती थी। ठीक है, इसमें क्या क्या लिखा जाता था, इसमें राजाओं के बारे में, जो हमारे पहले के राजा होते थे उनके बारे में लिखी जाती थी, और
इसमें व्यवहारों के बारे में उसकी क्या क्या मान्यताएं थी, राजा की जीवन के बारे में, और उसकी औषधि हो या फिर जैसे दवा और विज्ञान के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में हमारी जो होती थी पांडुलिपि में लिखी जाती थी। क्लियर है? तो जानते हैं पहले पांडुलिपि क्या है। अतीत की पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण इन्हें पांडुलिपि कहा जाता था। ठीक है, ये एक अतीत की पुस्तक होती थी। जैसे हमारी एक पुस्तक होती है ना, वैसे ही ये अतीत की हमारी जो पांडुलिपि होती थी वो एक अतीत की पुस्तक होती थी जिसे हाथों से लिखा जाता था। ठीक है, और हाथों से लिखा होने के कारण ही इसे पांडुलिपि कहा जाता था। अब पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुज नाम के पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र में लिखी जाती थी। क्या था? पांडुलिपि जो है उसे किस प्रकार तैयार किया जाता था या लिखी जाती थी? पांडुलिपि को ताड़पत्रों में, ठीक है, जो एक ताड़पत्र होता था उसमें लिखा जाता था। आप लोग का होता था ना ऐसे करके, एक स्ट्रॉन्ग सा ताड़पत्र जो होता था उसमें आप लोग का पांडुलिपियां लिखी जाती थी, और हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुज नाम के पेड़ की छाल से, ठीक है, एक भुज नाम की एक पेड़ थी उसकी छालों से उसे विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र में लिखी जाती थी। ठीक है, अब पांडुलिपि कैसे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं किसी किसी म्यूजियम में आप लोग देखिएगा कि एक कड़क सा ऐसे करके बना होता है, भोजपत्र हो, ठीक है, उसमें क्या होता है, खुदा हुआ टाइप का, जैसे उसमें किसी चीज से खुदाई करके लिखा गया हो। ठीक है, वैसे आप लोग को देखने को मिलता है। तो वो क्या होता है? वो पांडुलिपि होता है, जो ताड़पत्र अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले जो होते हैं भुज नाम के एक पेड़, उसकी छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र में लिखी जाती थी। क्लियर है? अब इसमें क्या होता था, पांडुलिपि में क्या लिखा जाता था? इसमें धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजा के जीवन, औषधि और विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषय का उल्लेख मिलता था। अब इन भोजपत्रों में क्या देखने को मिलता था? राजा, उसके जीवन के बारे में, दवाइयों के बारे में, औषधि के, होता है ना कि हमारी जो औषधि का जो है उसका पता कैसे लगा, पुराने जो लोग जो थे लिख के गए थे, जैसे हमारी पांडुलिपि, इसमें औषधियों के बारे में लिखा हुआ था। इन चीज़ों की खोज होने के बाद हमारे हर चीज़ का जो है वो धीरे धीरे आविष्कार होना शुरू हुआ। ठीक है, और विज्ञान यानी हमारे साइंस के बारे में हर चीज़ का उल्लेख हमें पुरानी चीज़ों से ही मिला है। ठीक है, उसी पे रिसर्च करने के बाद ही कुछ नए चीज़ों का शुरुआत हुई है। क्लियर है? ठीक है, अब पांडुलिपि देखने को कहाँ मिलती है? ये मंदिरों में मिलती है, बिहारों में देखने को मिलती है। यानी कि बिहारों मतलब एक सुरंग जैसे बना होता है, गढ़ा में ढला हुआ नीचे, उसमें भी आप लोग को जो है पांडुलिपियां देखने को मिलती है, यानी खुदा हुआ आप लोग को चित्र के थ्रू या फिर किसी भी चीज़ के द्वारा वो आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा। क्लियर है? अब अभिलेख क्या है? अभिलेख क्या है आप लोग का? अभिलेख जो है इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? इसमें शासक और अन्य लोगों अपने आदेशों को अभिलेख पर इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके। अभिलेख क्या होता था? उस पे जो राजा होते थे पहले के, वो लोग अपने शासन को, अपने व्यवहार को, या फिर अपने विजय यानी कि वो जो उनकी जीत थी, उन सभी चीज़ों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि उसे हर कोई देख सके, समझ सके और उसे पढ़े। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अभिलेख। अभिलेख क्या है? इसमें शासक अथवा अन्य लोगों अपने आदेश को अभिलेख पर इस तरह से उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके और पढ़ सके और उनका पालन कर सके। अभिलेख क्या होता था? इसमें जो पहले के शासक होते थे वो लोग अपने जो आदेश होते थे या जो भी वो लोग आदेश देते थे, उन आदेशों को क्या करते थे? एक अभिलेख पर उत्कीर्ण करवाते थे। ठीक है, ताकि लोग उसे देख सके, क्योंकि जब एक अभिलेख पे उत्कीर्ण हो जाता है, अब अभिलेख मतलब जैसे पत्थर,
ठीक है। एक पत्थर हुआ अथवा धातु जैसी कठोर सतह पर, वो लोग अभिलेख किस पे करते थे, एक कठोर सतह पर उत्कीर्ण करवाते थे, जैसे पत्थर पे, ठीक है, किसी भी धातु पे जो बहुत ही मजबूत होता है उस पे वो लोग उत्कीर्ण करवाते थे, यानी उसी पे लिखवाते थे। सॉरी, उस पे लिख पाना जो होता था, क्या होता था, बहुत मुश्किल होता था, और जब उस पे लिखा जाता था तो उसे हटाया नहीं जा सकता, वो कई वर्षों तक वो वैसा ही रहता था। और वैसे रहने का नतीजा था कि वो बाद में जो लोग होते थे वो उसे देख सकते थे, वहाँ के क्या उस समय के राजा के क्या नियम होते थे, कैसे वो अपना जो है जीवन चलाते थे, या क्या क्या उन्होंने किया था, वो सभी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिल पाती है। ठीक है, तो अभिलेख क्या होता था, उसमें अन्य लोग या फिर जो शासक होते थे वो लोग अपने आदेश को उत्कीर्ण करवाते थे, यानी लिखवाते थे, ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सके। क्लियर है। अब अभिलेख जो होते थे, अभिलेख किस प्रकार की सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे, यानी किस प्रकार का सतह पे अभिलेख जो होते थे, जो राजा के जो शासन होते थे या फिर उसके नियम होते थे, किस पे लिखे जाते थे। तो अभिलेख पत्थर और धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते थे, यानी ये जो अभिलेख होते थे वो पत्थरों पर लिखवाए जाते थे या धातु जैसी एक कठोर धातु पे वो लोग अपने आदेश को लिखवाते थे। ठीक है, ताकि वो कई वर्षों तक वो वैसे ही रहे और लोग उसे देखें, उसे समझें और उसका पालन कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पुरातत्वविद। अब ये जो होता है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, पहले सबसे पहले इस कहा किसे जाता है, तो अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति जो होता है वो पुरातत्वविद होता है। ठीक है, यानी अतीत में जो भी चीज़ बनी हुई है उसको प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति, यानी जो भी अतीत की जो चीज़ है उसको जिस व्यक्ति ने प्रयोग में लाया और उसका उपयोग किया, ठीक है, उसे पुरातत्वविद कहलाता है, यानी जो पहले के चीज़ों की खोज करता था। ठीक है, पहले की चीज़ों की खोज करना, और खोज कैसे होती थी, पहले के इमारतों से होती थी या फिर जो भी अवशेष आप लोग को प्राप्त होते उनसे होती थी। अवशेषों को प्राप्त करके उनका क्या कहता है, जांच किया जाता था, पता लगाया जाता था ये कितने साल पुरानी है और क्या क्या इसका यूज़ होता था। ठीक है, तो अतीत में जो भी चीज़ बनी हुई थी और प्रयोग में लाई गई थी उन वस्तुओं का जो अध्ययन किया जाता है वो अध्ययन करने वाले इंसान को पुरातत्वविद कहलाता है। ठीक है, अब इसमें पुरातत्वविद किसका अध्ययन करते थे, तो ये जो होते थे पुरातत्वविद, ये पत्थर तथा ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों, मूर्तियों का अध्ययन करते थे। ये लोग किसका अध्ययन करते थे, पत्थर और ईंटों से जो इमारतें बनी हुई थी, पहले की जो इमारतें थी वो पत्थरों और ईंटों से बनी होती थी, उसी इमारतों के अवशेष जो वो टूट चुकी है उसकी कुछ अवशेष देखने को मिली है, उन चीज़ों की, उनके चित्रों की, उनकी पेंटिंग की, जो उस समय के लोग पेंटिंग बनाते थे, और मूर्तियों की, जो जिस मूर्ति का वो लोग पूजन करते थे या फिर जो भी चीज़, जो भी मूर्ति वो लोग बनाते थे, वो उन सभी चीज़ों के जो अवशेष उन्हें प्राप्त होते थे उसी का अध्ययन किया जाता था। क्लियर है। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई भी करते थे। क्या होता है, पुरातत्वविद लोग क्या करते हैं, पहले के औजार, बर्तन, वहाँ के सिक्के, ठीक है, कोई भी हथियार, क्लियर है, इन सभी चीज़ों के लिए आभूषण, उस समय की जो महिलाएं थी वो लोग कौन से आभूषणों का यूज़ करते थे, इन सभी चीज़ों की जानकारी के लिए वो लोग क्या करते थे, खुदाई करवाते थे। ठीक है, ताकि वो सब चीज़ उन्हें प्राप्त हो सके और उन सब चीज़ों के बारे में वो पता लगा सके। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब रोसेस्टा क्या है। ठीक है, ये मिस्र के उत्तरी तट पर स्थित एक कस्बा है। ठीक है, रोसेस्टा क्या है, ये मिस्र के उत्तरी तट पे स्थित एक कस्बा है। ठीक है, जहाँ बहुत लोगों का क्या होता है, एक कस्बा, जहाँ पे बहुत एक छोटी सी गांव बस्ती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कस्बा कहते हैं। तो क्या है,
मिस्र के उत्तरी तट पर स्थित एक कस्बा है। अब कारतूस किसे कहते हैं? अब कारतूस नाम सुन के ही आप लोग के दिमाग में आ जाएगा कि कारतूस यानी कोई हथियार, ठीक है। उससे पहले ये देख लेते हैं कि कारतूस किसे कहा जाता था। रोसेस्टा कस्बा में एक उत्कीर्ण पत्थर के लेख से पता चलता है, यानी रोसेस्टा जो कस्बा था उसमें एक उत्कीर्ण यानी कि लिखी हुई एक पत्थर, एक अभिलेख से क्या पता चलता है कि राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। यानी उस समय के जो कस्बे के एक अभिलेख थे, एक पत्थर पे लिखा हुआ एक उत्कीर्ण अभिलेख था, जिससे पता चल जाता है कि राजा और रानियों के जो नाम होते थे वो छोटे से एक फ्रेम में दिखाए गए हैं, जिसे उस फ्रेम को ही क्या कहते थे? कारतूस कहते थे। क्लियर है? अब वर्ष की गणना, ठीक है। वर्ष की गणना किस प्रकार की जाती है? तो वर्ष की जो गणना होती है वो ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। यानी हमारा जिसे कहते हैं ना ईस्वी पूर्व, इतने 2500 वर्ष पूर्व, ईसा पूर्व, ये जो होता है, ये वर्ष की गणना जो हम लोग करते हैं वो कैसे करते हैं? वो ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से हमारा जो वर्ष का गणना है वो किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे। चलिए, अब बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट या फिर BCE यानी बिफोर कॉमन एरा या ईस्वी पूर्व, यानी आप लोग जो लिखते हैं ईस्वी पूर्व लिखते हैं या फिर आप लोग BC लिखते हैं यानी बिफोर क्राइस्ट, या BC कॉमन एरा जो आप लोग लिखते हैं उसका मतलब क्या होगा आप लोग का? ईसा मसीह के जन्म से पहले, ठीक है। अगर आप लोग ईस्वी पूर्व लिखते हैं इसका मतलब हुआ ईसा मसीह की जो जन्म की तिथि है उससे पूर्व यानी जन्म के पहले का, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात आप लोग बोल रहे हैं या फिर उसके जन्म की पहले की वो सारी घटना है, अगर ईस्वी पूर्व लिखा होता है तब, ठीक है। नेक्स्ट है AD यानी एनो डोमिनी या फिर CE कॉमन एरा या फिर ईस्वी का मतलब, ठीक है। जो आप लोग ईस्वी लिखते हैं या फिर AD लिखते हैं, ठीक है, या CE लिखा जाता है, तो ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, यानी जब ईसा मसीह का जो इस वर्ष जन्म हुआ था उस वर्ष से उनकी जो भी कहानी है या जो भी आपके बारे में उसके बारे में बताया गया है वो आपका कब से है? ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से उसकी कहानी, उस चीज़ों की जो कहानी है वो शुरू हो रही है। क्लियर है? आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है BC जो होता है वो कब माना जाता है? ईसा मसीह के जन्म के पहले, जन्म के वर्ष या जन्म के बाद? तो वो आप लोग समझ लीजिएगा कि अगर ईस्वी पूर्व लिखा है, पूर्व यानी पहले, ठीक है, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले की कहानी है, ठीक है। अगर ईस्वी लिखा रहता है यानी ईस्वी यानी कि जन्म के समय का, उसी समय का जिस समय ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसी वर्ष की वो कहानी है, ठीक है। अगर BP बिफोर प्रेजेंट का मतलब, ठीक है, अगर BP लिखा रहता है, ये उतना नहीं पूछा जाता है, अगर BP अगर पूछ देता है तो BP अगर लिखा रहता है बिफोर प्रेजेंट, प्रेजेंट का ही समझ लीजिएगा, प्रेजेंट यानी कि वर्तमान से पहले, जो अभी वर्तमान जो चल रहा है उससे पहले की वो घटना है। क्लियर है? ईस्वी पूर्व लिखा रहता है, BC लिखा रहता है यानी बिफोर क्राइस्ट, बिफोर यानी कि पहले की, ठीक है। BC बिफोर कॉमन एरा, बिफोर मतलब पहले का, ईस्वी पूर्व यानी पूर्व मतलब पहले का, तो वो क्या हो जाएगा? ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना है, ठीक है। AD लिखा रहता है, एनो डोमिन या फिर आपका कॉमन एरा या ईस्वी यानी ईसा मसीह के जन्म के वर्ष की ही वो घटना है। क्लियर है? अगर बिफोर प्रेजेंट लिखा रहता है, प्रेजेंट अगर लिखा होता है तो यानी वर्तमान से पहले, जो अभी वर्तमान में चल रहा है उससे पहले की वो घटना है। क्लियर है इतना? चलिए अब एक बार अच्छे से समझ लेते हैं हम लोगों ने इसमें क्या क्या पढ़ा। सबसे पहला जो पढ़ा हमने प्रारंभिक मानव, सबसे पहले वो लोग कहाँ पे
रहना शुरू किए, तो नर्मदा नदी के किनारे जो उसके अवशेष थे प्रारंभिक मानव के, वो कहाँ से हमें मिले हैं? वो नर्मदा नदी के किनारे से उसके अवशेष मिले हैं। क्लियर है? आरंभिक लोग जो थे वो अपने आसपास के जंगलों के बारे में अच्छे तरह से परिचित थे। क्यों? ताकि उन लोग को भोजन वहाँ से मिल सके। वो लोग हर चीज़ जो थी उसकी, वो लोग उस चीज़ को जानते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें शिकार भी वहीं से करना पड़ता था, अपना जीवन यापन भी वहीं से चलाना होता था। सब कुछ, जिंदा रहना है तो हर चीज़ की जानकारी उन लोग को रखनी पड़ती थी। ठीक है? तो वो पूरे जंगल के बारे में भली भांति बहुत अच्छे से वो लोग जानते थे। वो जंगल से फल फूल होती थी या फिर जड़ें होती थी, ठीक है, उन चीज़ों को इकट्ठा करके रखते थे। क्यों रखते थे? अपने जीवन के लिए, जीवन यापन के लिए और खाने के लिए। क्लियर है? वो लोग शिकार भी करते थे। इन सभी चीज़ों को इकट्ठा करने के सिवा वो शिकार भी करते थे, जिसे क्या कहा जाता था? जिसे आखेट कहा जाता था। ठीक है? आखेट का मतलब होता था शिकार और आखेटक का मतलब क्या होता था? शिकारी। क्लियर है? इस क्लास में ही सुनते सुनते उस चीज़ को दिमाग में सेट कर लेना है। क्लियर है? अलग से मेहनत ना करना पड़े, इसलिए क्लास में ही उस चीज़ को रिपीट करते करते दिमाग में आप लोग को सेट कर लेना है। तो हमारा जो प्रारंभिक मानव के अवशेष वो नर्मदा नदी के किनारे से मिली थी। क्लियर है? और वहाँ जो कृषि का आरंभ हुआ था वो लगभग 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। अब उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने किरथर पहाड़ियों के बारे में पढ़ा था। वहाँ सबसे पहले हमारा जो किरथर पहाड़ी था वहाँ पे सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती की गई थी। ठीक है? उसके बाद हमने पढ़ा था गोरों के बारे में। अब गोरों में क्या हुआ था? गारों में क्या हुआ था? तो उत्तर पूर्व में गारों में सबसे पहले जो फसल का उत्पादन होता है सबसे पहले गारों में ही किया गया था। और किस फसल का? चावल की खेती की गई थी। सबसे पहले चावल का उपज कहाँ से किया गया था? तो गारों से किया गया था, यानी उत्तर पूर्व में गारों से। ठीक है? अब उसके बाद हमने पढ़ा था सिंधु नदी के बारे में। अब सिंधु नदी क्या है? सिंधु नदी और इसकी सहायक नदी के बारे में पढ़ा था, जिसमें 47 वर्ष पूर्व जो थी क्या हुई थी? सिंधु और इसकी सहायक नदी के किनारे आरंभिक मानव जो थे वो बसे थे। 4700 वर्ष पहले सिंधु नदी के किनारे आरंभिक मानव जो थे वो लोग बसे थे। क्लियर है? अब सिंधु नदी की जो सहायक नदी थी वो कौन कौन सी थी? अजीब सी उटपटांग याद कीजिए। झेलम थी, चेनाब थी, झेलना। सिंधु नदी की सहायक नदी झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, व्यास, ये सब जो नाम है थोड़ा सी अलग अलग सी, वो सब किसकी सहायक नदी थी? वो थी आपकी सिंधु नदी की। क्लियर है? अब गंगा नदी की सहायक नदियों के नाम बता दीजिए। गंगा नदी के बारे में बात हुआ था। गंगा के दक्षिण में सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाने जाते थे? तो गंगा नदी के जो आसपास के जो उसकी सहायक नदियों के पास के जो क्षेत्र थे वो प्राचीन समय में मगध के नाम से जाने जाते थे। और उसकी सहायक नदियाँ क्या थी? तो गंगा, सरस्वती, गंगा, यमुना, सरस्वती जो मूवी थी, तो यमुना क्या थी भाई? अमिताभ बच्चन जो गंगा थे उसकी वाइफ थी, तो वो तो रहेगी। सरस्वती को हटा देना है। अब वाइफ ही उसकी कहा जाता है ना, पत्नी तो सोने के समान होती, तो सोना, तो सोना याद रखना है। यानी गंगा की सहायक नदी क्या हो गई थी आपकी यमुना थी और सोन नदी थी। क्लियर है? अब हमारा आया था इंडिया। इंडिया शब्द का अर्थ क्या होता था? इंडस होता था, जो संस्कृति के सिंधु से निकला हुआ था। ठीक है? अब भरत समूह का उल्लेख, हमारा जो भरत जो था उसका समूह जो था उसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता था। अब नेक्स्ट आता है हमारा पांडुलिपि। पांडुलिपि क्या था? अतीत में पुस्तकें हाथों से लिखी होने के कारण इसे पांडुलिपि कहा जाता था। जो अतीत की पुस्तक होती थी पांडुलिपि, उसे हाथों से लिखा जाता था और हाथों से लिखने के कारण ही उसे पांडुलिपि कहा जाता था। अब जो पांडुलिपि होती थी वो किस प्रकार तैयार की जाती थी या लिखी जाती थी? वो ताड़पत्रों में, हिमालय क्षेत्र में पांडुलिपि जो होती थी वो ताड़पत्रों में लिखी जाती थी। और कैसे लिखी जाती थी? हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुज नाम के पेड़ की छाल से विशेष तरीके से भोजपत्र में, जो भोजपत्र होते थे उसमें वो लिखी जाती थी
ठीक है। पांडुलिपियाँ कहाँ देखने को मिलती है? ये मंदिरों में मिलती है, बिहारों में मिलती है। ठीक है, बिहारों यानी एक गुफा जो होता था जिसमें हमें पांडुलिपि देखने को मिलती थी। क्लियर है? उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? अब इन पांडुलिपियों में किस प्रकार के विषय का उल्लेख मिलता था? तो पांडुलिपि में हमें धार्मिक मान्यता जो थी या फिर व्यवहार थे राजाओं के, उसके जीवन थी, इन सभी चीज़ों का उल्लेख जो था हमें राजा के जीवन या फिर औषधि या फिर विज्ञान, इन सभी चीज़ों का उल्लेख हमें पांडुलिपि में देखने को मिलता था। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या था? हमारा था अभिलेख। अब अभिलेख क्या होता है? अभिलेख जो होता है वो किस प्रकार के सतहों पर लिखे जाते थे? वो पत्थरों पर और किसी कठोर धातु पे उत्कीर्ण किए जाते थे, यानी खुदाई के द्वारा उसे, जैसे किसी चीज़ से उसे खोद के उसमें लिखा जाता था। ठीक है, तो ये पत्थरों पे लिखी जाती थी अभिलेख, और किसी ठोस वस्तु पे, धातु पे लिखी जाती थी, ताकि वो बहुत वर्षों तक वो रहे और उसे लोग देखें, समझे, पढ़े और उनके जो आदेश होते थे उन्हें फॉलो करें, यानी कि उन्हें माने। ठीक है। अब पुरातत्वविद जो होते थे वो कौन होते थे? अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाले। जो अतीत में जो वस्तुएं बनी होती थी और उसको प्रयोग में लाई गई है, उनका जो अध्ययन किया जाता था उन्हें पुरातत्वविद कहते थे। वो लोग क्या करते थे? वो लोग अतीत के जो होते थे, औजार हुए, हथियार हुए, आभूषण हुए, बर्तन हुए, सिक्के हुए, ये सब जो होते थे उन सभी चीज़ों को खुदाई के द्वारा ढूंढते थे, निकालते थे और उनका अध्ययन करते थे, यानी उनके बारे में वो लोग जानते थे। ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था? उसके बाद हमने पढ़ा था रोसेटा। क्या है? मिस्र के उत्तरी तट पर स्थित एक कस्बा है। ठीक है। कारतूस किसे कहा जाता था? रोसेटा कस्बा में एक उत्कीर्ण पत्थर के लेख से पता चलता था कि राजा और रानियों के नाम जो थे छोटे से फ्रेम में, जो राजा रानी के नाम होते थे वो एक छोटे से फ्रेम में थी, उसे ही कहा जाता था। उन्होंने क्या कहा था? कारतूस कहा था। ठीक है। अब वो नेक्स्ट जो हमारा था वो वर्ष की गणना किस प्रकार करते हैं? तो वर्ष की गणना हम लोग क्या करते थे? वो ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती थी। वर्ष की गणना कैसे की जाती थी? ईसा मसीह के जन्म की तिथि से, जैसे BC बिफोर क्राइस्ट या फिर आपका ईस्वी पूर्व हुआ, ये इसका मतलब हुआ ईसा मसीह के जन्म के पहले। और आपका AD हुआ, एनो डोमिनी या CE हुआ, ईस्वी का मतलब क्या हुआ? ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। वो घटना कहाँ की है? ईसा मसीह के जन्म के वर्ष की है। BP बिफोर प्रेजेंट का मतलब क्या हुआ? वर्तमान से पहले, यानी जो अभी वर्तमान का समय है उससे पहले की वो घटना है। क्लियर है यहाँ तक? तो इसी के साथ हमारा जो क्लास 6 का जो पहला चैप्टर है, क्या, कब, कहाँ, कैसे, ये कंप्लीट हो गया है। अब इससे ये जो क्लास है हमारी, इसको थोड़ा तेज़ी में करते जाएंगे, क्योंकि समय हमारे पास कम है और हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस, साइंस की टोटल इन सभी चीज़ों का ज़्यादा है, तो हम वैसे ही जल्दी करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हमारा ये पहला चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।